नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 यानी 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इसमें भी टॉप 40 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ हमने लगभग 30 प्रश्न इसमें अलग से हमने इसमें ऐड किए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी वीडियोज आई हैं उन सभी में से यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सेट आप देखेंगे और इस तरह से जो भी हमारी श्रृंखला यहाँ पर स्टार्ट हो रही है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो वाहन से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है CO, कैपिटल में C और कैपिटल में O, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सबसे जहरीली गैस है। इसे दम घोटू भी कहते हैं, यानी इंसान का गला जो है अवरुद्ध हो जाता है, यानी घुट घुट के मर जाता है वो। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में यानी हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ बहुत ही जल्दी कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होकर के इंसान को मार देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे, तो यहाँ पर बताना है कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3। वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है? तो इन 4 में से ऑप्शन आप बताएंगे, तो राइट आंसर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोयल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी यानी कि कोयल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। वायु, ठीक है, वायु अधिनियम, तो यहाँ पर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो आपको बताना है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये ईवीएस से संबंधित है, तो हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1981। तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ठीक है, तो यहाँ पर प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो इस पर फोकस करना है। तो ये 1981 राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संचयन की पारंपरिक विधि जिसे हम टांका कहते हैं, तो टांका क्या है? ये कहाँ पर प्रचलित है? तो आप बताएंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल संचयन की पारंपरिक विधि है जिसका नाम है टांका। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा गया, ध्यान रखिएगा इसका क्या है, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक भूमिगत टैंक का निर्माण करना, इसी को टांका कहते हैं, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है। तो वहां पर सेंटेंस मिलेगा एक भूमिगत टैंक, जिसका यहाँ पे नाम दिया गया, इसका मीनिंग क्या है? तो आप बताएंगे टांका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसे हम इंग्लिश में अलुवियल सॉइल कहते हैं। तो इस मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। पर्यावरण अध्ययन में बोझ के बिना सीखना का क्या अर्थ है? ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आपको यहाँ पे बताना है पर्यावरण अध्ययन में
बोझ के बिना सीखना का क्या अर्थ है? तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन जैसा कि दिया गया है, स्कूल बैग का वजन कम करना, या इससे संबंधित है। अमूर्त अवधारणाओं का भार कम करना और समझ बढ़ाना। गृह कार्य ना देना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि टीचर या अध्यापक आपको गृह कार्य ना दे। परीक्षा खत्म करना। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त हमारा जो आंसर है वो है अमूर्त अवधारणाओं का भार कम करना और समझ बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो आपको बताना है नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो इन चार में से राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर नमामि गंगे जो कार्यक्रम चलाया गया, तो इसका संबंध है, यानी कि यहाँ पर केंद्र बिंदु हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा केंद्र बिंदु क्या बनेगा? गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो देखिए प्राथमिक स्तर में जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी प्रकृति कैसी है ये बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एकीकृत। ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इंटीग्रेटेड है। तो एकीकृत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। अच्छे से पढ़िएगा, थोड़े से लॉन्ग हैं बट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरीके से प्रश्न आएंगे भी। 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसे हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रश्न अगर समझ ना आए तो 1 से 2 बार पढ़िएगा बहुत ही अच्छे से, उसके बाद इसको यहाँ पर इसमें जो भी आंसर आपका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जो भी आपका है, तो ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण हमें बताना है। 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो सही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, बच्चा अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है। ठीक है, तो बच्चा अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है। जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 11। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कुल कितनी मुख्य थीम शामिल की गई हैं? कुल इनकी संख्या याद रखनी है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कुल कितनी मुख्य थीम शामिल की गई हैं? तो थीम की संख्या बतानी है। 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11 का राइट आंसर आप बताएंगे यहाँ पर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर 6 थीम शामिल है। मुख्य रूप से कितनी थीम यहाँ पर शामिल की गई हैं? तो आप बताएंगे 6। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम नहीं है, जो नहीं है हमें उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मुख्य रूप से थीम में शामिल नहीं है वो है काम और खेल। तो ये पर्यावरण अध्ययन में यहाँ पर शामिल नहीं है। जो पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम है उसमें काम और खेल शामिल नहीं है, बाकी भोजन, आश्रय, यात्रा ये सभी के सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। जानवर और पौधे विषय को ईवीएस पाठ्यक्रम में किस मुख्य थीम के अंतर्गत उप थीम के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे? जानवर और पौधे।
विषय को ईवीएस पाठ्यक्रम में किस मुख्य थीम के अंतर्गत उप थीम यानी सब थीम के रूप में शामिल किया गया है। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो परिवार एवं मित्र। ठीक है, तो बोला गया था मुख्य थीम के अंतर्गत उप थीम के रूप में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, परिवार एवं मित्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। पर्यावरण शिक्षा का प्राथमिक विद्यालय में मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आपको बताना है पर्यावरण शिक्षा का प्राथमिक विद्यालय में मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके बहुत ही अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, अपना सटीक आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 का राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना। ठीक है, सभी छात्रों को अपने पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण के प्रति जो संरक्षण है, होने वाले नुकसान हैं, उससे क्या क्या जिम्मेदारियां उनसे संबंधित हैं, वो सभी इसमें बताना। तो ये सब कुछ शामिल रहेगा। ये सबसे उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन हमारा माना जाएगा, यानी सही आंसर माना जाएगा। तो छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये करेक्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में बोला गया था पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, मुख्य रूप से फोकस किया गया पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना गया है? तो देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, जो कोई जानने वाली चीज हो, ठीक है, वो दिखा करके फिर अनजान चीज हो उसकी तरफ इशारा करना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे नोन टू अननोन, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह रचनावादी विचार पर्यावरण शिक्षण में किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से प्रेरित है? ठीक है, तो इस लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर उनका नाम बताना है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक दृष्टिकोण है? इसे बोला गया कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण। तो सीखने का रचनात्मक दृष्टिकोण, तो अब इन 4 ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों को अपने अनुभवों से सीखने के अवसर देना। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। ईवीएस शिक्षण में करके सीखने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यानी करके सीखने का सबसे बड़ा हमें यहाँ पर लाभ बताना है। ठीक है, तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों में व्यावहारिक और संज्ञानात्मक कौशलों का विकास होता है। कैसा होता है? छात्रों में व्यावहारिक और संज्ञानात्मक कौशलों का विकास होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस विषय का समावेश नहीं है? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में बोला गया प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में, किसमें बोला गया है? ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस विषय का समावेश नहीं है। तो क्या चीज शामिल नहीं है वो बतानी है।
तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्नत खगोल विज्ञान शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है, जैसे हमारा परिवेश, वनस्पति और जीव जंतु, जल और वायु संरक्षण, ये सभी के सभी हमारे ईवीएस पाठ्यक्रम में शामिल है, बट उन्नत खगोल विज्ञान शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार का संबंध रखता है? ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जो है ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार का संबंध रखता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह दोनों विषयों की अवधारणाओं को आपस में अंतः विषयी रूप से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? अंतः विषयी रूप से जोड़ रहा है। यह दोनों विषयों की अवधारणाओं को आपस में अंतः विषयी रूप से जोड़ता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 21। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन थीम में सामाजिक विज्ञान का कौन सा पहलू शामिल है? ठीक है, क्या बोला गया? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भोजन थीम में शामिल विज्ञान का कौन सा पहलू शामिल है? तो कौन सा पहलू इसमें शामिल किया गया है? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि, भुखमरी और समाज में भोजन का असमान वितरण। ठीक है, तो समाज में देखा गया कोई समान वितरण नहीं है, असमान, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, चाहे कृषि हो चाहे भुखमरी हो, समाज में भोजन का जो भी है यहाँ पर वितरण ये असमान है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 22। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में दिशाओं, सापेक्ष स्थिति और दूरी की समझ विकसित करने के लिए ईवीएस में क्या शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में दिशाओं का ज्ञान, जैसे दिशाओं, सापेक्ष स्थिति और दूरी की समझ विकसित करने के लिए ईवीएस में क्या शामिल किया गया है? तो क्या शामिल किया गया है? तो देखिए 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी है। तो चाहे यहाँ पर दिशाएं हो, सापेक्ष स्थिति हो या दूरी की समझ हो, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानचित्र और स्थानिक समझ के कौशल, ये सभी के सभी यहाँ पर ईवीएस में शामिल किए गए। ठीक है, मानचित्र और स्थानिक समझ के कौशल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान की तुलना में अधिक बाल केंद्रित क्यों माना जाता है? तो आपको बताना है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान की तुलना में अधिक बाल केंद्रित क्यों माना जाता है? तो देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह बच्चे के वास्तविक परिवेश, समाज और अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 24। पर्यावरण अध्ययन में किसी नई अवधारणा को प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी उपागम क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है पर्यावरण अध्ययन में किसी नई अवधारणा को प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी उपागम क्या है? तो 24 का राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ के अपना राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। देखिए 24 में यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी प्रासंगिक कहानी, कविता या घटना से शुरुआत करना। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। किसी प्रासंगिक कहानी, कविता या घटना से शुरुआत करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। ठीक है, तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की पहेलियां और अनसुलझे संदर्भ शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां और अनसुलझे संदर्भ शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इनको शामिल किया गया है? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मकता का विकास करना। बहुत ही अच्छा, एकदम सटीक जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 26। ईवीएस की कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस की कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए 26 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सिलेक्ट कर चुके होंगे, तो बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना। तो हमारा जो सटीक आंसर बनेगा, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 27। पेड़ पौधों की अवधारणा पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाता है और पत्तियों का अवलोकन करवाता है। यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे। एक बार पुनः पढ़ते हैं। पेड़ पौधों की अवधारणा पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाता है और पत्तियों का अवलोकन करवाता है। यह किस प्रकार की दृष्टिकोण है? तो 27 का यहाँ पे सिलेक्ट आंसर देखेंगे, आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे, आगमनात्मक और प्रत्यक्ष अनुभव दृष्टिकोण। ठीक है, तो राइट आंसर अपना देखिएगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। भाई कोई चीज सामने से दिखा करके अगर पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, वो सदा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिट जाती है, वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो सटीक आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। प्राथमिक स्तर पर आश्रय थीम को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो बोला क्या, प्राथमिक स्तर पर आश्रय, जिन्हें हम शेल्टर कहते हैं, आश्रय थीम को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर फिर इसका राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। देखिए 28 का यहाँ पे राइट आंसर अपना अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को उनके आसपास के घरों का अवलोकन करने और उनके अनुभवों पर बात करने के लिए कहना। यानी जो बच्चों के घर बने हैं उसके आसपास और भी घर होंगे, उनका वो अवलोकन करें और उनके अनुभव जो भी रहे हों तो वो अपनी बात बताएं, अनुभव जो भी है उनकी वो अपनी बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29। ईवीएस में प्रयोग करने का प्राथमिक महत्व क्या है? जो प्रयोग है, जिसे हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, करने का प्राथमिक महत्व क्या होगा? तो प्राथमिक महत्व 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह परिकल्पनाओं के परीक्षण और अवलोकन कौशल को बढ़ाता है। इसे बढ़ाएगा, यह परिकल्पनाओं के परीक्षण और अवलोकन कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। पानी के घनत्व और तैरने डूबने की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे प्रभावी व्यावहारिक कार्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न वस्तुएं पानी में डालकर स्वयं अवलोकन करने देना। तो बच्चों को विभिन्न वस्तुएं पानी में डालकर स्वयं अवलोकन करने देना सबसे सटीक जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। ईवीएस की कक्षा में चर्चा, जिसे हम डिस्कशन कहते हैं, तो चर्चा पद्धति का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या है?
सबसे बड़ा सामाजिक लाभ बताना है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर अपना देखेंगे तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे छात्र एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करना सीखते हैं। जो चर्चा होती है इससे होने वाले लाभ देखिए यहाँ पर कौन से हैं। इससे छात्र एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करना सीखते हैं। सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं डिस्कशन के दौरान। अगला प्रश्न देखेंगे, वनों की कटाई के परिणाम विषय पर कक्षा में चर्चा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो किस पर? वनों की कटाई के परिणाम, यानी वनों को काटा गया उससे होने वाले जो नुकसान है उस पर ये चर्चा की बात कर रहे हैं। तो सबसे सटीक आंसर आपको यहाँ पर बताना है 32। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। ठीक है, तो सबसे सटीक जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। प्रयोग करते समय यदि किसी छात्र का परिणाम अपेक्षित उत्तर से अलग आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर अपना सिलेक्ट करना है। चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छात्र को प्रक्रिया दोहराने और विसंगति का कारण खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्र को प्रक्रिया दोहराने यानी छात्र को दोबारा करे, जहां पर भी गलती रही है उस गलती को वो पकड़े यानी खोजे और खोजने पर उसे प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहां पर जो सटीक हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम की कमियों को पहचानना और सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना, यानी सीखते समय जो भी कमियां हैं उन्हें पहचान करो, उन पर सुधारात्मक शिक्षण यानी सुधार करने के जो तरीके हैं वो बताए जाएं। देखा रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा तो सटीक आंसर जो हमारा बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 35। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईवीएस में गुणात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है? कैसा? क्वालिटेटिव, ठीक है, असेसमेंट गुणात्मक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है इसमें ईवीएस में। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिखा है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये दोनों शब्द याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36। ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? ठीक है, तो ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन जो है निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर चार ऑप्शन में से देखेंगे तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, स्वमूल्यांकन और सामाजिक अधिगम कौशल को। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सटीक आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। प्राथमिक स्तर पर आकलन का सबसे कम उपयुक्त तरीका कौन सा है? यहाँ सबसे अधिक नहीं बोला गया, सबसे कम उपयुक्त तरीका बताना है। जो आकलन का सबसे कम उपयुक्त तरीका बताना, सबसे कम कौन सा हो सकता है? तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल पेन पेपर आधारित वार्षिक त्रैमासिक परीक्षा।
ये सबसे कम उपयुक्त है। सबसे अच्छे ये भैया 3 जो बाकी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बच्चों के व्यवहारिक कार्यों का अवलोकन करना, जो भी वो कर रहा है उसका रिकॉर्ड तैयार करें। बच्चों से उनकी खुद की सीख पर बातचीत करना, ये भी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। पोर्टफोलियो का रखरखाव, ठीक है, ये भी सबसे उपयुक्त। सबसे जो कम यहाँ पे था, केवल पेन पेपर आधारित वार्षिक परीक्षा या त्रैमासिक परीक्षा करवाना, यही यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 38। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन कब किया जाता है? ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो बताना है पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन कब किया जाता है, तो कब किया जाएगा? तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर अपना देखेंगे, तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर लगातार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 39। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री, जिसे हम टीएलएम कहते हैं, टीएलएम कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी मानी जाती है? सबसे अच्छा टीएलएम यहाँ पर कौन सा माना जाएगा? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना बताएंगे। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक वस्तुएं और प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, सबसे उपयुक्त यहाँ पर टीएलएम जो होगा कौन सा होगा? वास्तविक वस्तुएं और प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे एक वृत्त चित्र का उपयोग ईवीएस में क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है दृश्य दिखने वाले, श्रव्य यानी सुनकर हम कोई चीज सीखे, और श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो, इस तरीके से दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें टेलीविजन आ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती हैं, चित्र भी होता है और श्रव्य यानी सुनने वाली आवाज भी होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे वृत्त चित्र का उपयोग ईवीएस में क्यों किया जाता है? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह बच्चों की कई इंद्रियों को सक्रिय करता है, क्योंकि चित्र भी दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ उसमें सुनाई भी पड़ रहा है, इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। इसका ये यहाँ पर प्रयोग करने से बच्चे का स्थायी ज्ञान बनेगा और कम समय में वो सीख जाएगा। यह बच्चों को कई इंद्रियों को सक्रिय करता है, जिससे अधिगम गहरा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर जो हमारा यहाँ पर देखा जाएगा 40 में ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को देखा है। इसमें 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न, आपका जो भी लेवल रहेगा उस लेवल पर आधारित हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न सभी के सभी लिए गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।